नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव, बागी और निर्दलियों के भाव आसमान पर, प्रमुख दल नेता लगे पक्ष में। पहले होगी पोस्टल बैलेट, फिर 8:30 बजे से होगी ईवीएम की काउंटिंग। विधानसभा वार राउंड टेबलें लगाई। मतगणना स्थल व आसपास यातायात व्यवस्था में रहेगा बदलाव। मतगणना कार्य पूर्ण सतर्कता एवं सजगता से करने के निर्देश। मेडिकल कॉलेज में मतगणना दलों को दिया प्रशिक्षण। 16वीं विधानसभा का गठन रविवार को होने जा रहा है। 25 नवंबर को संपन्न हुए चुनाव का परिणाम रविवार को सुबह 8:30 बजे से आना शुरू हो जाएगा। प्रथम परिणाम 10 बजे तक आ सकता है। शहर विधानसभा का पहले परिणाम जारी होने की पूरी संभावना बनी है। यह वोटरों की संख्या अन्य विधानसभा क्षेत्रों से कम है। ऐसे में यहां साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शहर विधानसभा का चुनाव परिणाम पहले आ जाएगा। इधर सरकार को कौन सा प्रमुख दल बनाएगा, इसको लेकर पार्टी नेताओं की तरफ से जी तोड़ कोशिशें अब तेज हो गई है। बागी और निर्दलियों के भाव आसमान पर हो चले हैं और जिताऊ और फिर से पार्टी में लौटने वाले प्रमुख प्राथमिकता दी जा रही है। दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत और सरकार बनाने को लेकर दावा कर रखा है। कांग्रेस अपनी योजनाओं व घोषणाओं को लेकर फिर से रिपीट होने को लेकर आश्वस्त है, तो बीजेपी भी पूर्ण बहुमत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। या तो रविवार को आने वाले परिणाम पर ही निर्भर करेगा। बहरहाल नतीजे जो भी हो, दोनों प्रमुख दल अब ऐसी बागियों को मनाने में जुटे हैं जो कि पार्टी छोड़कर चले गए। उन्हें बिना किसी शर्त के फिर से पार्टी में आने का न्योता दिया जा चुका है, तो वहीं निर्दलीय जिताऊ उम्मीदवार को चक्कर भी पार्टी नेता लगा रहे हैं। बाड़ेबंदी जोड़ तोड़ का खेल अब जोरों पर है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी तरफ से ऐसे नेताओं को जुटाने का प्रयास आरंभ कर चुके हैं, तो वहीं भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी अपनी तरफ से प्रयासरत है। देखना यह है कि रविवार को किस पार्टी को बहुमत मिलेगा या फिर जोड़ तोड़ वाली विधानसभा का गठन होगा। अब केवल रविवार की सुबह का इंतजार किया जा सकता है। रविवार को चुनावी परिणाम आने के साथ ही नेताओं के स्वागत सत्कार के लिए कार्यकर्ताओं की तरफ से फूल मालाएं और मिठाइयों की खरीद की जाएगी। ऐसे में शहर के कई दुकानदारों ने, जो कि पुष्प का कारोबार करते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली है। पुष्प भंडारों पर 11, 21, 51 किलो के पुष्पार तैयार किए गए, तो छुटकर मालाएं भी तैयार रखी गई। वहीं मिठाइयां बांटने की बात करें तो एक मिठाई विक्रेता गोविंद ने बताया कि उनके यहाँ लड्डुओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। काफी माल तैयार किया गया, ऑर्डर मिलते ही सप्लाई कर दी जाएगी। कितने माल का उठाव होगा, इस बारे में कहा नहीं जा सकता। तैयारी है, जैसे भी कल ऑर्डर आएंगे हमारी तैयारी पूरी है। लड्डू के लड्डू खिलाएंगे सबको। अब क्या नतीजा आता है अब कल ही मालूम चलेगा। क्या खास बात है आपके लड्डू तो सब अच्छी चीजें काम करते हैं, प्रेम से बनाते हैं, प्रेम से ले जाते हैं। सब अपने घर के हैं और अपना बच्चा हो जाता है अच्छे अच्छे तरीके से। कार्यकर्ता सब शहर के ही हैं, अपने सब शहर के हैं, तो तैयारी है। वो जैसे कहेंगे वैसे तैयार कर देंगे। हर चुनाव में ऑर्डर आते हैं, सैकड़ों ऑर्डर, कितना ऑर्डर आ जाता है? सैकड़ों में किलो ऑर्डर कोई मालूम थोड़ी चलता है। जैसे भी आएंगे वैसे हम तैयार करके दे देंगे, कोई ऐसा ही नहीं। लगातार घर के तो फोन आ रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग चल रही है, फुल ऑर्डर है। अभी ऑर्डर मिल रहे हैं, अच्छा माहौल है, खूब ऑर्डर मिल रहे हैं, बुकिंग फुल है। आदमी एक्शन लगा रखे हैं चुनाव के हिसाब से। 11 किलो, 21 किलो, 51 किलो का ऑर्डर है। सबसे बड़ी माला कौन सी आपके पास, कौन सी चीज का ऑर्डर? सबसे ज्यादा 51 किलो की है। विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय व राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर में होगी। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर में सुरसागर, लोहावट, शेरगढ़ व बिलाड़ा व राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर में ओसिया, भोपालगढ़, सरदारपुरा, जोधपुर, फलौदी व लूणी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना होगी। मतगणना प्रबंधन को लेकर व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। यह जानकारी आज जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर हिमांशु गुप्ता द्वारा दी गई।
पत्रकार वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, तत्पश्चात 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। प्रत्येक विधानसभा वार राउंड टेबलें लगाई गई। होम वोटिंग की काउंटिंग 3 तरह से होगी, जिसमें 80+ और दिव्यांग की काउंटिंग एक साथ की जाएगी। परिणामों को लेकर सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है। सूरसागर में 25 हैं, बिलाड़ा में 29 हैं, ओसिया में 19 हैं, गोपालगढ़ में 30 हैं, सरदारपुरा में 19 हैं, शहर में 18 हैं, फलौदी में 19 हैं और लूनी में 23 हैं। ये तो राउंड्स हो गए। सभी को ध्यान है, जैसे कल 8 बजे से काउंटिंग चालू होगी, तो आपकी मीटिंग से पहले हमने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी मीटिंग करी थी, उनको सबको व्यवस्थाएं बता दी हैं। फिर भी द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन एक बार मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे काउंटिंग जो सुपरवाइज़र और जो इलेक्शन स्टाफ है और मीडिया, आपकी एंट्री जो होगी वो नगर निगम के सामने वाले गेट से होगी, और जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एंट्री पीली टंकी वाले गेट से होगी, MIC की तरफ से। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मेरा आपके माध्यम से मैं सभी जो कैंडिडेट्स और उनके जो एजेंट्स हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन नहीं लेके आएँ। और क्योंकि पुलिस की फ्रिस्किंग में और सिक्योरिटी चेक्स में समय लगता है, हालांकि हमने पुलिस वेरिफिकेशन कराई है सभी जो हमारे जो एजेंट्स होंगे, पर फिर भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि आप 5:30 बजे तक 6 बजे तक वहाँ पे गेट पे रिपोर्ट कर दें, ताकि टाइमली फ्रिस्किंग के बाद में आपको परमिशन दी जाए और आप अपने स्थानीय जो आपका जो काउंटिंग रूम है वहाँ पे आप बैठ सकेंगे। जैसे आपको ध्यान है कि 8 बजे हमारी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग होगी। 7:30 बजे के आसपास हम ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम्स एज़ पर ऑब्जर्वर्स फाइनल जो वो बताएंगे समय, 7:30 बजे के आसपास हम अपना जो ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम है उसको खोल देंगे। काउंटिंग जो है 8:30 बजे से ही चालू होगी ईवीएम्स की। और राउंड्स का मैंने आपको अभी जानकारी दे ही दी थी कि कौन सी विधानसभा में कितने टेबल्स हैं, कितने राउंड्स हैं। पोस्टल बैलेट में क्योंकि समय लगता है, इसलिए हमने कोशिश करी है कि पोस्टल बैलेट के टेबल्स को बढ़ाया जाए, पर फिर भी पोस्टल बैलेट्स की गिनती में थोड़ा समय लग सकता है। मीडिया के लिए, आप सबके लिए हमने जो मीडिया सेंटर है वो तैयार करा है, और वहाँ पे आपको सारे लाइव अपडेट्स सब मिलते रहेंगे। मोबाइल फ़ोन आप सबके अलाउड है, ठीक है। और कोई बात है, होम वोटिंग जो है, बात करें परिणाम के, जो संभव तो पैदा परिणाम कब तक आ जाएगा? ये तो कल ही पता चलेगा जी। होम वोटिंग का जो हमारी काउंटिंग है वो 3 तरह से होगी। एक तो ईवीएम काउंटिंग होगी, एक ETPPS जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं, जवान हैं, और तीसरा होगा हमारा होम वोटिंग और हमारे जो सरकारी कर्मचारी, दोनों का। तो वो पोस्टल बैलेट वाला जो बड़ा कैटेगरी है उसमें शामिल है, और होम वोटिंग जैसे आपको पता है कि 2 तरह की कैटेगरीज थी, उसमें 80+ और हमारे दिव्यांगजन, उन सब की वोटिंग जो है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पोस्टल बैलेट जो है उनके साथ ही एक मुश्त सबकी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से यातायात और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के आसपास सुबह 5 बजे से मतगणना समाप्ति तक यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। पुलिस उपायुक्त यातायात राजेश कुमार कामत ने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय छात्र में विधानसभा क्षेत्र से ओसिया, गोपालगढ़, सरदारपुरा, फलौदी, जोधपुर शहर व लूनी की मतगणना होगी। वहीं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विधानसभा क्षेत्र लोहावट, सुरसागर, शेरगढ़ व बिलाड़ा की मतगणना की जाएगी। इस दौरान मतगणना कार्मिक अधिकारी, पुलिसकर्मी व मीडिया कर्मियों के लिए रेजिडेंसी रोड पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के मुख्य द्वार से प्रवेश रहेगा। परिचय पत्र पास होना जरूरी होगा। मुख्य गेट से प्रवेश के बाद पुरुष पॉलिटेक्निक कॉलेज के आगे सरदार पटेल आवासीय कॉलोनी मोड़ के पास खाली मैदान में वाहन पार्क कर सकेंगे। प्रत्याशी व मतगणना अभिकर्ता पॉलिटेक्निक कॉलेज के पिछले गेट से प्रवेश करेंगे। गेट के पास खाली मैदान में वाहन पार्क कर सकेंगे। विधानसभा आम चुनाव 2023 की मतगणना तैयारियों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में शनिवार को उनके कक्ष में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी प्रभारी अधिकारियों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन की पालना करते हुए मतगणना के लिए आवश्यक तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। गुप्ता ने सभी रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना के कार्यों को पूर्ण सतर्कता एवं सजगता के साथ पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारी मतगणना दिवस से पूर्व मतगणना स्थल पर उनके विधानसभा क्षेत्र की मतगणना कक्षों एवं स्ट्रॉन्ग रूम्स में संबंधित संपूर्ण तैयारियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ले। मतगणना दिवस पर मतगणना के कार्य में पूर्ण गंभीरता से सभी कार्य संपादित करें। बैठक में अवगत कराया गया कि मतगणना की चरणवार जानकारी ECI के एनकोर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होगी। उन्होंने डाक मत पत्र को समय पर मतगणना स्थल पर पहुंचाने व अभ्यर्थियों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित करने के निर्देश दिए। बैठक में मतगणना कक्षों में होने वाली EVM काउंटिंग,
ATBPS प्री काउंटिंग, पोस्टल बैलेट काउंटिंग व स्ट्रांग रूम से संबंधित तैयारियों की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी अधिकारियों ने मतगणना के बारे में की गई तैयारियों के बारे में बिंदुवार जानकारी दी। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा, नगर निगम उत्तर व दक्षिण के आयुक्त अतुल प्रकाश एवं उत्सव कौशल, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त देवेंद्र कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जय नारायण मीणा सहित सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत 25 नवंबर को हुई वोटिंग की समाप्ति के पश्चात 3 दिसंबर को राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मतगणना की जाएगी। मतगणना अधिकारियों व कार्मिकों का द्वितीय सैद्धांतिक व हेडसन एंड प्रशिक्षण शनिवार को आयोजित किया गया। समन्वयक प्रशिक्षण मोहम्मद रफीक खान ने बताया कि प्रशिक्षण डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में दिया गया, जिसमें करीब 750 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इसमें पोस्टल बैलेट, ईवीएम का सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया ताकि मतगणना का कार्य सुचारू तरीके से सही ढंग से हो सके। विधानसभा आम चुनाव की मतगणना को लेकर मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक प्रथम, द्वितीय एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का आज ये द्वितीय प्रशिक्षण अभी 1 बजे से प्रारंभ हुआ है। इस प्रशिक्षण में ईवीएम का सैद्धांतिक और व्यवहारिक हैंड्स ऑन भी करवाया जाएगा और पोस्टल बैलेट, ETPBS इसके बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि मतगणना में किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो। और जो हमारे राजस्थान में हमारे निर्वाचन आयोग और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में अब तक का सारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो रखा है, वो मतगणना भी बहुत अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए आज ये द्वितीय प्रशिक्षण चल रहा है। इस समय मैं मोहम्मद रफीक खान, समन्वयक, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, जोधपुर। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। PHED विभाग में महिला कर्मचारी के मरणोपरांत विवाहित पुत्री को लाभ देने से इंकार करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायाधिपति कुलदीप माथुर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए PHED विभाग में अधिकारियों व अन्य को नोटिस जारी कर 8 माह के भीतर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता भावना कंवर के अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे ने राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष दीवानी एकल पीठ याचिका प्रस्तुत कर बताया कि याचिकाकर्ता की माता शकुंतला भाटी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कर्मचारी थी, जिनका राजकीय सेवारत रहने के दौरान निधन हो गया। उनके 2 पुत्र, 1 पुत्री है। पुत्री द्वारा मरणोपरांत मिलने वाली हितलाभ को प्राप्त करने के लिए विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। शकुंतला भाटी द्वारा स्वयं की सेवा पुस्तिका में परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनेशन नहीं किए जाने के कारण पेंशन विभाग द्वारा बकाया राशि, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान राजस्थान सिविल सेवा नियम, पेंशन नियम 1996 के नियम 54 के नियम 56 के अनुसार विवाहित पुत्री होने के कारण दे नहीं होकर कहना प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया। तब याचिकाकर्ता द्वारा विभाग को अभ्यवेदन व सूचना पत्र देकर राज्य सरकार के वरिष्ठान को मरणोपरांत मिलने वाले लाभ प्रदान करने की प्रार्थना की गई, जिसे अस्वीकार करने पर राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई। अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद के तत्वावधान में डॉक्टर रामप्रसाद दादिश के व्यक्तित्व और कृतित्व पर 1 दिवसीय साहित्यिक संगोष्ठी व सम्मान समारोह आज एक निजी होटल में आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर रामप्रसाद की 2 किताबों का विमोचन भी किया गया। उनके जाने के बाद छपी इन पुस्तिकाओं में संगोष्ठी संयोजिका एवं परिषद की महामंत्री डॉक्टर पदमजा शर्मा ने बताया कि JNU की कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र में उपन्यासकार व शायर हबीब कैफी, डॉक्टर हरिदास व्यास, प्रोफेसर कैलाश कौशल उपस्थित रहे। डॉक्टर रामप्रसाद की कविता का पाठ उनके पुत्र द्वारा डॉक्टर प्रमोद कुमार दादिश ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर रामप्रसाद दादिश की कविता का 5 मिनट का एक वीडियो भी प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम का संचालन युवा गीतकार मधुर परिहार व धन्यवाद डॉक्टर रवि कुमार दादिश ने ज्ञापित किया। दोपहर के बाद सम्मान समारोह व सम्मान पत्र सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात शायर व चिंतक शीन काफ निजाम ने की। इसके मुख्य अतिथि सत्यदेव सतविंद्र, विशिष्ट अतिथि हरिप्रकाश राठी व माधव राठौर थे। समापन सत्र में युवा उपन्यासकार थे। समापन सत्र के युवा उपन्यासकार डिम्पल को डॉक्टर दादिश साहित्य सम्मान से सम्मानित भी किया गया। आज यानी 2 दिसंबर को ये 1 दिवसीय डॉक्टर रामप्रसाद दादिश व्यक्तित्व और कृतित्व और इसी के साथ ही सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरे दिन 3 सत्र होंगे। 3 सत्रों में उद्घाटन सत्र,
और प्रथम सत्र और समापन सत्र, और इसी के साथ समापन सत्र में ही होगा सम्मान समारोह 2023, जिसमें डिम्पल को उनके उपन्यास के लिए दादी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और तीनों सत्रों में डॉक्टर राम प्रसाद दाधीच के व्यक्तित्व और कृतित्व, उन्होंने तकरीबन 80 किताबें लिखी थी अपने जीवन काल में, तो उन किताबों में जो अलग अलग विषय उन्होंने उठाए उन पर आज बात होगी। लोक साहित्य पर बात होगी, उनकी कविताओं पर बात होगी, और उन्होंने बहुत सारे काव्यांतर यानी अनुवाद किए थे, तो उन पर आज तीनों सत्रों में बात होगी। और उद्घाटन सत्र के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जयनान व्यास विश्वविद्यालय के वीसी साहब KL श्रीवास्तव जी, और समापन सत्र और सम्मान समारोह के अध्यक्षता करेंगे शीन काफ निजाम साहब। ये जो सारा कार्यक्रम है ये अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद करवा रही है, और मैं उस परिषद की महामंत्री डॉक्टर पद्मजा शर्मा हूँ। शहर में अनाथ बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाने वाली संस्थान नवजीवन में शुक्रवार रात को 5 बेटियों को नए जीवन साथी मिले। एक साथ 5 बाराती धूमधाम से पहुंची और संस्थान सदस्यों के साथ वहां मुख्य मेहमानों ने बेटियों का आशीर्वाद देकर विदा किया। संस्थान के प्रभारी राजेंद्र परिहार ने बताया कि संस्थान की तरफ से प्रतिवर्ष शादी योग्य लड़कियों का विवाह करवाया जाता है, साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने तक जीवन साथी की तलाश की जाती है। संस्थान की तरफ से कई बालिकाओं का विवाह करवाया गया। मुखबदीर भी यहाँ आती है, जहाँ संस्थान द्वारा पूरा पारिवारिक माहौल उन्हें दिया जाता है। मैं राजेंद्र परिहार, संस्था प्रभारी नवजीवन संस्था। आज हमारे यहाँ संस्थान में 5 बालिकाओं की शादी हो रही है। हमारा संस्था का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को लेकर बुजुर्गों तक का ध्यान रखना, और हमारे यहाँ जितनी भी बालिकाएं बच्चे जो पालने में आते हैं वो गोद चले जाते हैं। आज तक करीब 1600 बच्चे गोद देती हैं और 20 बालिकाओं की शादी कर दी है। अभी 48 बालिकाएं हैं, जिसमें से 5 बालिकाओं की शादी उनकी एजुकेशन पूरी होने के बाद में अभी आज हम कर रहे हैं। आज शादी समारोह में नेता हाईकोर्ट के जज साहब, महारानी साहिबा और कई लोग शरीक हुए हैं बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। ये बच्चों को बहुत बड़ी खुशी मिली है कि आज हमें मिलने भी कोई हमारे पास आया है। ये बच्चे हमारे यहाँ पालने में आए हैं। आज 22 साल के हो गई हैं बालिकाएं जिनकी शादी हो गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर तैयार हो रहे भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आमजन और गांव में निमंत्रण के लिए पीले चावल बांटे जा रहे हैं। लोगों को श्री राम मंदिर के लिए न्योता दिया जा रहा है। विहिप के प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी ने बताया कि आगामी वर्ष 2024 में अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का कार्य पूर्ण होने के साथ ही शुभारंभ हो जाएगा। इसके लिए गांव-गांव और मोहल्लों में लोगों को न्योता देने के लिए चावल से निमंत्रण दिया जा रहा है। लोगों को अक्षत देकर निमंत्रण प्रदान किया जा रहा है। आज भारत माता मंदिर में पूजा अर्चना कर निमंत्रण के लोगों को भेजा गया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के तत्वावधान में पूरे देश में कार्यक्रम होने जा रहा है और लोगों को पीले चावल के साथ राम जी का चित्र भी दिया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या जी के तत्वाधान में पूरे देश भर के अंदर कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इस बार पहली बार हम सब लोग निःशुल्क कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं। प्रत्येक गांव और प्रत्येक मोहल्ले में पीले चावल और राम जी का चित्र ये देने जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूरा विचार परिवार लगेगा और उस विचार परिवार के साथ प्रत्येक गांव, गली, मोहल्ला और घर तक, यहाँ तक कि सोसाइटी के अंदर जो घर है उन घरों तक ये पीले चावल देने की योजना बनी है। आपका परिचय? परमेश्वर जोशी, विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव आगामी 8 दिसंबर को होंगे। इसके लिए तैयारियां पूर्ण करने के साथ रविवार से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो कि सोमवार तक जारी रहेगी। मुख्य चुनाव अधिकारी मंचाराम ताड़ा ने बताया कि रविवार से आरंभ होने वाले नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे शुरू होगी, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। 4 दिसंबर की शाम को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 5 दिसंबर को नाम वापसी का समय रखा गया है। 8 दिसंबर को चुनाव करवाए जाएंगे और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे।
उन्होंने बताया कि इसमें नियमों का पूर्ण पालन किया जाएगा, 200 मीटर दायरे को ध्यान में रखा जाएगा, कोई पैम्पलेट आदि का वितरण नहीं करे, कोर्ट परिसर में आने वाले वकीलों का आईडी लेकर आना अनिवार्य होगा। जिसका कार्यक्रम हमने आज घोषित कर दिया है। 3 और 4 तारीख को नामांकन पत्र जमा करवाए जाएंगे। 4 तारीख को 4:30 बजे जांच होगी। 5 तारीख को 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 8 तारीख को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मतदान का समय रहेगा। मतदान के लिए जो वोट देने आएंगे उन अधिवक्ताओं से हमारी अपील है कि हाईकोर्ट एसोसिएशन या बार काउंसिल का मतदान पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। परिसर में चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की सामग्री का वितरण नहीं होगा। न पैम्पलेट बचेंगे, न कोई पर्चे छपेंगे, न बैनर लगेंगे, न झंडे लगेंगे। वोटर जो आएंगे उसमें बाहर के लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा परिसर में। ये जो परिधि रहेगी 200 मीटर की परिधि में नियमों की पालना करनी पड़ेगी इनको। वो लिस्ट अभी हमारी बात फाइनल हो रही है। 4 बजे तक जारी हो जाएगी, वो फाइनल लिस्ट हो रही है। थाना किशनगढ़ बास क्षेत्र के गांव में शनिवार को कुएं में युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्षेत्र के ग्राम भटकल निवासी जोगेंद्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह रायसिक ने शनिवार को थाना किशनगढ़ बास में रिपोर्ट दी और बताया कि उसकी पुत्री नसीब को 26 नवंबर को शाम करीब 7 बजे घर से बिना बताए चली गई थी, जिसको गांव में तथा आसपास रिश्तेदारी में काफी तलाश किया गया परंतु पता नहीं चला। इस पर 28 नवंबर को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। आज 2 दिसंबर को सुबह करीब 7 बजे गांव ही के राजेश पुत्र भूजी लाल मेघवाल के जरिए टेलीफोन पर बताया गया कि हमारे कुएं में बदबू आ रही है, शायद किसी की लाश पड़ी है। जिसके बाद वह कुएं में पहुंचे और जहां उसकी बेटी नसीब कौर की लाश कुएं में पड़ी दिखाई दी। बाद में पुलिस को बुलाया गया, शव को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में भिजवाया गया। मृतक नसीब कौर के पिता जोगिंदर सिंह ने बताया कि उसकी पुत्री के शव को बाहर निकाला गया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे तथा मुंह भी कपड़े से बंधा हुआ था, इसलिए उन्हें शक है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी पुत्री की हत्या कर कुएं में फेंक दिया गया। किशनगढ़ बास थाना इंचार्ज ज्ञानचंद ने बताया कि शनिवार प्रातः करीब 8:30 बजे सरपंच द्वारा फोन पर बताया गया कि ग्राम भटकोल स्थित एक कुएं में एक लाश पड़ी हुई है। सरपंच की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। शव की पहचान नसीब कौर पुत्री जोगिंदर सिंह के रूप में की गई। 28 नवंबर को उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। परिजन की तरफ से अज्ञात लोगों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिससे अब अग्रिम जाँच की जा रही है। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। 6 और 7 बजे के बीच में अंधेरा पड़ने से घर के पीछे कम से कम 15-20 मीटर पीछे हमारी लड़की अचानक गायब हो गई। कितने तारीख की बात है? हाँ साहब, कितने तारीख की बात है? ये 26 तारीख की। अच्छा। 26 तारीख की 6 और 7 बजे के बीच में अंधेरा पड़ जाता, एकदम अचानक गायब हो गई। ऐसे लगता है जैसा हमारी लड़की चल के जाती तो एक दूसरे को दिखती, लेकिन ऐसे अंधेरे में जैसे हमारे को शक है जैसे किडनैप की। क्या नाम है लड़की का? नसीब कौर। 26 तारीख को आपकी लड़की गायब हो गई। हाँ। कहाँ, कैसे मिली, कहाँ मिली आपको? ये फिर हम खूब उसी टाइम ढूंढ में चले गए। ये कोई फिर उसके बाद हमने ढूंढ उरे परे देखना शुरू कर दिया। हमारे को कोई उसका पता नहीं चला। हम ढूंढ के जंगलों में इधर उधर सारे उरे परे डोले तो कोई पता नहीं लगा। उसे शक तो हमारे को ऐसा था जैसे अचानक इतनी जल्दी चल के जाती तो किसी को दिखती। और खाना भी अभी नहीं खाया। खाना मतलब हम लेट ही खाते हैं, 10 और 9 और 8 बजे के बीच में लेट ही पकता। उस अंधेरा होगा, पीछे लट्टू भी बुझ गए थे। लट्टू कभी चस जाता था, कभी बुझ जाता था। उसके बीच में ढूंढना शुरू हो गया, हमारे को कोई सुराग ना मिला। अब आज सुबह जो जमींदार कुएं में लाश मिली है, उसके पाँव लड़की के बंधे हुए, मुंह लपेटा हुआ है और जैसे मतलब किसी ने मार के बाद में पटकी होए 2-4 दिन बाद, 2 दिन या 3 दिन बाद उसके जाने के बाद। अब लाश गली पड़ी है, सड़ी पड़ी है, उसका हमारे को अंदाज़ा नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस मदद से उसका सारा फिंगर जैसे भी जैसा हादसा हुआ उसको वो पहचान कर सकती है प्रशासन। समय करीब 8-8:30 बजे जरिए टेलीफोन सरपंच साहब ने बताया था कि गांव भटकोल में डेड बॉडी पड़ी हुई है। इतला पाकर गए मौके पे, पुलिस जाब्ते के साथ में शेख साहब भी साथ ही थे। वहाँ गए तो वहाँ पे डेड बॉडी को निकाला तो
नसीब कौर की मिली थी डेड बॉडी। उसके पिताजी, उसके परिजन, गांव के मौजूद आदमी थे जिन्होंने पहचान की कि नसीब कौर है, जिसके संबंध में थाना आजा पर 28/11/2023 को गुमशुदगी दर्ज की हुई थी। डेड बॉडी को कुएं से निकालकर मोर्चरी में लिया है, जिसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा करा रहे हैं। परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमारी बेटी को मार के कुएं में फेंक दिया, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विधानसभा चुनाव, बागी और निर्दलियों के भाव आसमान पर, प्रमुख दल नेता लगे पक्ष में। पहले होगी पोस्टल बैलेट, फिर 8:30 बजे से होगी ईवीएम की काउंटिंग। विधानसभा वार राउंड टेबलें लगाई। मतगणना स्थल व आसपास यातायात व्यवस्था में रहेगा बदलाव। मतगणना कार्य पूर्ण सतर्कता एवं सजगता से करने के निर्देश। मेडिकल कॉलेज में मतगणना दलों को दिया प्रशिक्षण। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।